बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करते हैं ताकि आपकी कृषि उन्नत हो। लेकिन इसके साथ ही चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप अगर कृषि से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो समाधान के लिए आप सीधे सीधे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए और सीधे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है मोटे अनाज की खेती। साथ ही बातचीत होगी आज के इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन के विषय पर। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो ऐसे में आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की हमारी पूरी कोशिश होगी और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कपिला शेखावत हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शस्त्र विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर SS ढाका जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कार्यक्रम के शुरुआत में आपको एक खास बात बता दें कि हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जो मछली पालक है उनकी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भूमिका है और टिकाऊ जलीय कृषि में जो उनकी प्रतिबद्धता है, इसे सराहने का ये दिन है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने क्या कुछ खास जानकारियां दी, क्या कुछ खास कहा, आइए देखते हैं। बहुत ही एक अच्छा ये मौका हमारे विभाग ने एक रचना करके लिया है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हुआ करते थे। सो उसी में एक परंपरा रहती थी, रवि सम्मेलन, खरीफ सम्मेलन करके स्टेक होल्डरों के साथ बैठने की परंपरा थी। किसी नए विभाग की रचना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हो गई तो इस विभाग में भी ये परंपरा को प्रस्थापित करने का मैंने प्रयास किया और अभी मुझे लग रहा है कि इसको ठीक तरह से रोल आउट करने में हमारा विभाग कामयाब रहा है। और पिछली बार का हमारा श्रीनगर का एनिमल हस्बेंड्री का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा और ये फिशरीज के लिए अभी महाबलीपुरम में सभी राज्य सरकार के साथ बैठ के पूरे साल का हम रोड मैप बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है फिशरीज सेक्टर को लेकर, फिशरमैनों के लोक कल्याण को लेकर, हमारे पूरे कोस्टल एक्वाकल्चर के जो पूरा हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है उसी को लेकर उनके मन में जो एक दृष्टिगत नीति बनाने का कल्पना रख के वो इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है, उसी को अंजाम देने के लिए हम सब साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ये करने की ये कोशिश
और इसी को नेशनल फिश फार्मर डे के साथ जोड़कर परमानेंट हर साल इसको इसी प्रकार से हम मनाएंगे और इकट्ठा होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो नेशनल फिश फार्मर डे के माध्यम से जो मछुआरे हैं, जो मछली पालक हैं, उनकी आजीविका में सुधार को लक्षित करते हुए ये दिवस मनाया जाता है और यही आह्वान किया है केंद्रीय मंत्री ने कि हर साल इसे मनाया जाएगा ताकि जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि जो मछुआरे हैं उन्हें भी मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उनकी जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, यानी कि जलीय जीव जो है वो इनसे जुड़ी जो संभावनाएं हैं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, इसे भी नीतिगत तरीके से पूरी तरह से और मजबूत किया जाए। इसी क्रम में बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हमारा आज का विषय है मोटे अनाज की खेती और मधुमक्खी पालन, इस पर भी आएंगे क्योंकि ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो किसानों की आमदनी को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक खेती के अलावा ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिससे जुड़कर जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो ऐसे में मोटे अनाज की खेती की ही अगर बात कर ले तो खास तौर पे ये जो वर्ष है ये बहुत ही खास है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष हम मना रहे हैं। तो मोटा अनाज कह ले या पोषक अनाज या कदन या मिलेट्स, किसी भी नाम से इसे हम कह ले, तो इनकी क्या महत्ता है इसके बारे में आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो डॉक्टर कपिला बताएं इसके बारे में कि क्यों इतना जोर दिया जा रहा है मोटे अनाज पर और इसके साथ ही खास तौर पे जो कार्यक्रम है तरह तरह के वो आयोजित किए जा रहे हैं, तो इनकी महत्ता क्या है? हाँ मोनालिसा जी, आपने शुरू में ही बात कर दी कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मना रहे हैं जी। और बल्कि प्रधानमंत्री जी का तो ये भी आह्वान है कि न केवल ये वर्ष बल्कि हम एक डिकेड ऑफ इंटरनेशनल ईयर, मतलब इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स हमको मनाना चाहिए। मोटे अनाजों की जैसे आपने बताया कि पहले एक ऐसा ही परसेप्शन आता था कि पुअर मैन्स डाइट है या अप्रसंस्कृत या बहुत ज्यादा क्वालिटी में रिच नहीं होगा, लेकिन और परंपरागत तरीके से हमारी थाली में हमेशा ये एक हिस्सा रहा है। लेकिन बीच में कुछ समय में जैसे जो मुख्य अनाज है जैसे गेहूं, धान या मक्का, इसमें उसने कुछ थोड़ा ज्यादा इनका हिस्सा बढ़ गया। लेकिन आजकल जैसे हरित क्रांति की बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी, और लेकिन खाद्य सुरक्षा तो हमने प्राप्त कर ली उसके बाद में, लेकिन आजकल सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात ही नहीं, इसके साथ उसके बाद हमने पोषण सुरक्षा की बात करने लगे और हम यहाँ तक नहीं रुके, आजकल हम पर्यावरण सुरक्षा की बात भी कर रहे हैं। तो इन दोनों ही दृष्टियों से मोटे अनाजों का बहुत महत्व है। इसीलिए ना कि भारत में तो हम पहले ही जो हमारा ईयर ऑफ मिलेट्स है मना चुके हैं, लेकिन इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मतलब कि एक ग्लोबल लेवल पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और भारत ही सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम सबसे अधिक उत्पादक भी हैं इसके। जितने तरह के मिलेट्स हमारे यहाँ पैदा होते हैं मेरे ख्याल और किसी भी जगह पर नहीं होते। ना केवल मिलेट पैदा करना बल्कि उसकी जो प्रोसेसिंग है, उनसे जो जितने भी मील्स बनते हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं हर फॉर्म में, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से। तो जितने भी हैं इसमें अगर अपन बात करें मुख्यतः जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों पे भी खास जोर दिया जा रहा है। इन सभी का क्षेत्रफल इनके अलावा कई माइनर मिलेट्स भी हैं, बिल्कुल सामा है, कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है, इनकी भी अपनी महत्ता है और इनसे जुड़े कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अच्छी बात, इस पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जितनी ज्यादा जो मांग है वो निकलेगी, उतना ही जो किसान है उसे खेती में अपनाना चाहेंगे। तो इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय खरीफ फसलों का है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बुआई का काम पूरा हो चुका है और कहीं-कहीं अब भी जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 23 जून तक ज्वार 0.31 लाख हेक्टेयर, बाजरा 9.81 लाख हेक्टेयर, रागी 0.26 लाख हेक्टेयर, छोटे बाजरा 0.49 लाख हेक्टेयर और मक्का की 7.59 लाख हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। मोटे अनाज ऐसी फसलें हैं जो कम संसाधन और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती है। भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें
ज्यादातर मानसूनी बारिश पर निर्भर है। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। अच्छी पैदावार के लिए बुआई कतारों में करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। कीट व रोग लगने की दिशा में विशेषज्ञ से सलाह लें। जी हाँ, तो मोटे अनाज की खेती से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर ढाका में आपका रुख करना चाहूँगी और मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहूँगी कि जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने देखा कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जा रहा है। सरकार का पूरा जोर ये है कि जो किसान है वो सिर्फ पारंपरिक फसलों की खेती तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो तरह तरह के संबद्ध क्षेत्र है उससे भी जुड़े, जिसमें मधुमक्खी पालन भी एक है। तो मधुमक्खी पालन के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए मोटे अनाज की खेती के बारे में जो हमारी बातचीत थी उसको और भी आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर कपिला, आप हमें बता रही थी मोटे अनाज के बारे में, उनके महत्व के बारे में। खास तौर पे आपने बताया कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी जरूरी है। तो ऐसे में बताएं कि ये जो मोटे अनाज है वो कितने पौष्टिक होते हैं और किस तरह से हमारी सेहत के लिए ये लाभदायक होते हैं। जी, हमने शुरू में ही बात की, इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। और इसमें जैसे जो हमारे मुख्य अनाज है जिसमें गेहूं और अगर धान की बात करें तो एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई हम जिसको बोलते हैं, उससे उसकी गुणवत्ता का हम पता लगाते हैं किसी भी उसका। उस हिसाब से उनको नेगेटिव सीरियल्स कहा गया है, धान और गेहूं को। और इन सभी को न्यूट्रल सीरियल्स, मतलब इनको खाने से सेहत पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इनका कम होता है, इसलिए जो इनका सेवन करते हैं उनको मधुमेह या उच्च रक्तचाप की इस तरह की समस्याएं नहीं होती। दूसरा, जैसे पहले तो हम बोलते थे कि मिट्टी ही बहुत उपजाऊ थी। अगर आप देखें जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये सभी मिट्टी से ही हमको काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन के साथ में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो आहार है उसमें भी इन चीज़ों की कमी हो गई है। और तभी भी आप आजकल देखेंगे कि जैसे जो स्वास्थ्य की बात करें तो इन सभी पोषक तत्वों की कमी अक्सर देखी जाती है। आयरन की कमी, आप जितनी भी महिलाएं को आप देखो तो मतलब उन सब में जो गर्भवती हैं, गर्भवती नहीं भी हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सभी में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, आयरन की कमी, एनीमिक होना बहुत ही आम बात है। अगर आप बाजरा की ही बात करें तो इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम है। उसके अलावा जितने भी विटामिन है, विटामिन बी एक बहुत ही रेयर, मतलब जिसको ले पाना, अगर जब तक आप मोटा अनाज नहीं लेते तो उसका आपूर्ति करना मुश्किल है। तो इन सभी पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा इन सब में होती है। इसके अंदर जो हमारे कई प्रोडक्ट्स में हम इनको जैसे मिक्स करके आप खा सकते हैं। हम आजकल मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं, तो जिनकी पूरी हैबिट्स नहीं है। और एक आपने देखा होगा मोनालिसा जी, आजकल एक सीलियाक डिजीज बहुत कॉमन है जिसके अंदर आप गेहूं नहीं खा सकते। तो उन लोगों के लिए ये सारे ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल जो बीमारियां जो हमारे आजकल की लाइफस्टाइल या उसकी वजह से जो डिराइव्ड है, उन सब में इस तरह के आहार का बहुत महत्व है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि बरसात के मौसम में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती करना संभव है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जी, मोनालिसा जी, अच्छा प्रश्न है। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जुलाई या जो मानसून के ऑनसेट होते ही इसकी बुआई हम करते हैं। मुख्य जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों का बुआई की जाती है। मोटे अनाज है लेकिन आप देखेंगे दाने की जो साइज है वो बहुत कम है। तो अगर अपन इसमें सबसे जरूरी है आप खेत का जो चुनाव करते हैं तो आप इस तरह का खेत का चुनाव करें जहां जल निकास की सुविधा हो। आप देख रहे हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों से बहुत भारी बारिश है और आगे भी एक हफ्ते तक, बिल्कुल, और अगले एक हफ्ते तक भी बारिश का फोरकास्ट है। तो ऐसे में जब तक आपके खेत में जल का उचित निकास नहीं होगा तो जल की कमी से जो सब समस्या है वो जल के अधिक हो रहे हैं, जल भराव से भी उतनी ही समस्या है। तो और ये सभी क्रॉप्स वाटर लॉगिंग या जल भराव के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए खेत का चुनाव
रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ढलान अच्छी हो, 1% स्लोप हो जिसमें ऑटोमेटिक जल का निकास हो। भूमि की तक बात है, जहाँ बलुई मिट्टी है वो इन तीनों ही फसलों के लिए बहुत ही लाभकर है। तो और खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर ढाका इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ढाका, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की आमदनी के लिहाज से अगर बात की जाए तो अतिरिक्त आमदनी के लिए जो मधुमक्खी पालन है वो किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, खासतौर पर छोटे सीमांत किसानों की अगर बात कर ले जिनके पास जोत भी कम होती है और फसलों के माध्यम से आजीविका के साधन इनके बहुत ही सीमित होते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये? जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल की हमारी आधुनिक खेती की जब हम बात करते हैं तो एक तो यह है कि दिन प्रतिदिन हमारी खेती की जो फसल की लगाने की जमीनें हैं वो कम होती चली जाती है। एक बार जोतों का बंटवारा होता रहता है, हमारी खेती योग्य जमीन में विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग, इंडस्ट्री वगैरह बनती जा रही है। तो ऐसे में हमें जितने भी हमारे पास सीमित जमीन है, जितने सीमित संसाधन है, उसी में हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से अच्छी फसल हमें लेने की आवश्यकता है। तो मुख्य फसलें जो हम कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी फिशरीज की बात हो रही थी कि हम मछली पालन करें, इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा साधन है मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन के साथ एक और बहुत अच्छी बात किसानों के लिए क्या है कि ये दो तरह से किसान भाइयों के लिए लाभप्रद होता है। एक तो ये सीधे सीधे हमारे आर्थिक स्तर को बढ़ाएगा, जैसे इसमें चाहे शहद हो, चाहे मधुमक्खियां हम दूसरों को बेच सकते हैं, शहद दे सकते हैं और बहुत सारे उत्पाद हैं वो बेच सकते हैं। उसके साथ हमारी जो विभिन्न फसलें हैं उनमें पर परागण का बहुत महत्व होता है। अगर पर परागण फसलों में अच्छी तरह से ना हो तो हमारी जो है फसलें पैदावार बहुत कम हो जाती है। जैसे सरसों की फसल है या बहुत सारी फसल है, इन फसलों के आसपास जितनी ज्यादा मधुमक्खियां रहती हैं उतनी ही ज्यादा पैदावार उनकी बढ़ती चली जाती है। ये हमारे विभिन्न प्रकार के शोधों से पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए किसानों को दो तरह से सहायता देगी, एक तो ये तो खेती की उत्पादकता भी बढ़ती है और आमदनी भी बढ़ती है, तो दोहरा लाभ है अगर मधुमक्खी पालन किसान करें तो। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन स्वरोजगार का जरिया है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताज़ी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियाँ ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती है। ये स्वभाव में शांत होती है, इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। शहद उत्पादन में संभावनाओं को देखते हुए युवा भी मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं। तो ये थी मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई एक अहम रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन और मोटे अनाज की खेती के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जरूर जुड़ें, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और मधुमक्खी पालन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। आर्यन जी इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। तो मेरा सवाल यह था कि मैं स्टूडेंट हूँ और हमारे गांव में छोटी सी जमीन है और मुझे एग्रीकल्चर के बारे में जो बेसिक थी वो जाननी थी। तो उसमें क्या होता है और बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में और क्या टूल रिक्वायर्ड है। ठीक है, मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर ढाका। जी, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जब आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मधुमक्खी के बारे में जो भी मुख्य बातें हैं कि कैसे मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है और कैसे मधुमक्खी का हम पालन कर सकते हैं। और मधुमक्खी का पालन करने के लिए कुछ बहुत, जैसे एक बॉक्स होता है, फिर बॉक्स के अंदर हमें मधुमक्खी डालनी होती है। तो ये थोड़ा सा एक प्रशिक्षण का विषय है। इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि यदि आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या आपका नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें एक बार जाएं, वहाँ पर आपको पूरी इसकी लाइव यूनिट मिलेगी। या आपके अड़ोस पड़ोस कोई ऐसे प्रगतिशील किसान हो जो पहले से मधुमक्खी पालन कर रहे हो, आप एक बार जाके उनसे अनुभव ले सकते हैं। उसके बाद फिर आराम से आप इसमें बहुत ज्यादा कोई ना तो पूंजी लगाने की आवश्यकता है और ना ही बहुत ज्यादा कोई आपको जमीन की भी जरूरत नहीं है। बस एक ऐसी कोई स्थान आपके पास होना चाहिए जहाँ आसपास ऐसी फसलें हो जिसमें फूल आते हो या कोई पेड़ हो, जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ हो या कोई भी पेड़ किसी तरह के हो, ये हो। और लगभग वर्ष भर अगर आपके क्षेत्र में पूरी तरह से ये कोई विभिन्न प्रकार के फसल और पेड़ उपलब्ध नहीं रह सकते हैं तो थोड़ा सा महीने जो गर्मी के महीने बीच में आते हैं, जब हमारे यहाँ कम, आपके गुजरात साइड तो और भी थोड़ी सी समस्या होती है कि गर्मी के महीनों में फसलें कम हो जाती हैं या आसपास हरा भरा कम होता है, तो थोड़ा सा फिर हमें मधुमक्खियों के बक्से को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान भी जाना होता है। या फिर जब उनमें कम भोजन मिल रहा होता है तो उन्हें हमें कृत्रिम रूप से भी भोजन उपलब्ध कराना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी बस 2-4 जानकारियां अगर आप रख लेंगे तो आप बड़े सफलता से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आर्यन जी जाना आपने कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं मधुमक्खी पालन की। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें भेजा है अजय पटेल जी ने ईमेल के जरिए, उनका सवाल लेते हैं। उन्होंने पूछा है बहुत ही आसान सा सवाल कि मोटे अनाज में क्या क्या आता है, तो कौन कौन सी फसलें आती हैं मोटे अनाज में डॉक्टर कपिला जी। मोटे अनाज की हम जैसे शुरू में ही बता रहे थे कि 4 मुख्य फसलें हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, उसके अलावा रागी और प्रोसो मिलेट या जिसको चीना कहते हैं, ये मुख्यतः मोटे अनाज हैं। उसके अलावा माइनर मिलेट्स हैं जिनको हम बारीक उसमें उसके अंदर वो आते हैं, जैसे सांवा है, कंगनी है, कोदो मिलेट है, कुटकी है, उसमें हरी कुटकी भी आती है और पीली कुटकी भी आती है। तो ये मुख्य अनाज हैं जो मोटे अनाज हैं। हम काफ़ी इनके प्रचलन हमारे शुरू में भी बताया कि जैसे भोजन में है, अभी अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में ये आ रहा है। इनको सुपर फूड्स भी कहते हैं। तो इनका हर तरह से प्रमोशन है। आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में भी सुना होगा। इसके अंतर्गत आपको कई स्कीम्स के का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और खरीफ में जो किसान बोना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी किस्मों के बारे में भी बता दें। ज्वार, बाजरा जैसे जो फसलें हैं। हाँ जी, देखिए ज्वार और बाजरा दोनों ही फसलों को आप ड्यूअल पर्पस से ले सकते हैं, जिसमें आपको दाना या ग्रेन के पर्पस से भी, उसके अलावा फॉडर के पर्पस से भी ले सकते हैं। जो जहाँ मतलब पशुपालक जो हैं वो अपने चारे के रूप में भी कर सकते हैं। और अगर अपन बारानी क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ मान लीजिए मानसून में या बारिश में जब अंतराल ज़्यादा आ जाता है या किसी तरह से आपकी मेन फसल नष्ट भी हो जाती है, उसको भी हम पशुओं के चारे के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ ड्यूअल पर्पस की फसलें हैं उसमें। जो बाजरा की अगर अपन बात, ये इसमें sorghum की बात करें तो MP चरी एक है किस्म, उसके मल्टी कट वेराइटीज़ हैं उसमें। तो इसमें इसके अलावा CSH वेराइटीज़ हैं 16, 17, 18 इसकी सीरीज़ हैं, CSV सीरीज़ हैं। और बाजरा में मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। एक तो जो किस्में हैं, दूसरी संकुल या कॉम्पोजिट वेराइटीज़ हम कहते हैं, और एक संकर या हाइब्रिड वेराइटी
वेराइटीज। बिल्कुल, तो इनके आप बारे में अपने विस्तार क्षेत्र से के आगे बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर कपिला। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विष्णु सिंह जी जोधपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग विष्णु जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, हर कोई अगर मधुमक्खी पालन का बिजनेस करेगा तो इतनी मधुमक्खियाँ कहाँ से लाओगे आप लोग? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर ढाका बताएं। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे थे? मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ लाएं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी जी जी, देखिए मधुमक्खियाँ आप जैसे या तो अगर बहुत ही आपको सरलता से प्राप्त करनी है तो यदि आपके आसपास आपके 10-20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ऐसे मधुमक्खी पालक हैं जो पहले से मधुमक्खी का पालन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मधुमक्खियों की संख्या साल दर साल बढ़ती चली जाती है। जैसे आप भी अगर मधुमक्खी पालन प्रारंभ करेंगे 5 या 10 डिब्बों के साथ, तो फिर 5-6 महीने के बाद इनकी संख्या दुगनी होती चली जाती है। तो कुछ तो मधुमक्खी पालक अपने आप में उसे बढ़ाते चले जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों को दे देते हैं, मतलब उसे वो विक्रय कर देते हैं। तो आप ऐसे मधुमक्खी पालकों से ले सकते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल भी ऐसे व्यवसायिक संस्थान हैं जो मधुमक्खी के डिब्बे उपलब्ध कराते हैं, उसके साथ साथ उसमें मधुमक्खियां भी वो उपलब्ध करा देते हैं। तो उसके लिए आप उनके पास जा सकते हैं, या फिर अपने कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, और जो हमारे नेशनल लेवल पे इस पर 2-3 संस्थाएं जैसे एपिडा है वो लगी हुई है, या फिर हमारे नेशनल बी बोर्ड है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड बोलते हैं, ये लोग भी इसमें लगे हैं। तो इसमें से कहीं से भी आप सरलता से मक्खी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका जो भी मूल्य है वो चुका दें, और उसके बाद अपने यहाँ लाके फिर तो धीरे धीरे आपके पास इतनी संख्या बढ़ती जाएगी कि आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे अपने बॉक्स की संख्या बढ़ाते चले जा सकते। बिल्कुल विष्णु जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम, मैं मोटे अनाजों के बारे में जानना था जी। मक्का की फसल लगाई है मैम हमने, तो उसमें खाद किस तरीके से डालना है जानना था मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग खाद का छिड़काव कर रहे हैं और कुछ लोग हर पेड़ पे जरा जरा सा डालते हैं, तो सही तरीका क्या है यूरिया खाद डालने का? जी आइए जानते हैं। हाँ, देखिए मक्का की अलावा हम किसी भी फसल में बात करते हैं तो आजकल जो पोषक तत्व प्रबंधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आजकल हम परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, मतलब प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जितना फसल को चाहिए, इसके 4R या हमको 4R इसके प्रिंसिपल्स हैं, राइट टाइम, राइट मेथड, राइट सोर्स एंड राइट क्वांटिटी। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा ज्यादातर किसान मित्रों को यूरिया को ब्रॉडकास्टिंग करते हुए, छिड़कते हुए। तो अगर अपन जैसे आप मक्का की बात कर रहे थे, अगर जितनी भी हाइब्रिड्स हैं पंक्ति से पंक्ति 60 या बल्कि कई जगह पर तो 75 सेंटीमीटर की दूरी भी होती है, तो आप समझिए कि पौधे से पौधे की इतनी दूरी है, तो जो यूरिया आपने उन दोनों पौधों के बीच में डाली है वो कहीं ना कहीं जो है वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप लेकिन इसमें मैनुअली जो अगर आप हर एक पौधे के बीच में डालना चाहेंगे तो इसका थोड़ा सा देखा गया है कि श्रम थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बाकी सही तरीका यही है कि आप पौधों के पास जो है आपका यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें। और इसके अलावा आप यूरिया का जितनी मात्रा है, जैसे अगर मक्का की बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन के आसपास इसकी आवश्यकता होती है। उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 1/3 हिस्सा बुआई के समय, 1/3 हिस्सा करीब 30-35 दिन पे, और दूसरा जो है वो सिल्किंग की स्टेज पे करीब 50-55 दिन पे हम देते हैं। श्रेष्ठ यही होता है कि पौधों के पास में आप जहां उनकी जड़ है वहां तक जाए। दूसरे और तरीके हैं, फॉलियर स्प्रे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और मुझे बहुत खुशी हुई आप प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ टूल्स हैं हमारे पास में। अगर आपने सुना हो ग्रीन सीकर है, उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। क्रॉप सेंसर्स हैं, धान और गेहूं में लीफ कलर चार्ट की हम बात करते हैं, उसके आधार पर भी एक न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट एक सिस्टम भी है। तो अगर आपके आसपास कहीं, जैसे कि सर ने भी बताया, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कहीं केवीके है, वहाँ पे आप पता करके, और आप इसके जो है उसके अलावा सोर्स की हम बात कर रहे थे, जो यूरिया है उसके अलावा भी और कई सोर्स हैं। आजकल हम नैनो यूरिया की भी बात करते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लागत भी कम होगी और आपके रिटर्न्स या जो आपका लाभ लागत अनुपात है वो बढ़ेगा। तो पौधों के पास डालें,
और पूरा जो ब्रॉडकास्टिंग की बातें जगह। आपने बताई जी। विपिन जी, मुझे उम्मीद है इनका जरूर आप ध्यान रखेंगे और पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़ा जो आपका सवाल था उसका पूरा जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश मिश्रा जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, मैं ना नितेश मिश्रा नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। के अंतर्गत हम अपने खेत में ज्वार की खेती कर रहे हैं। जलवाहर ज्वार 938 हमने अपने खेत में लगाई हुई है। तो अब इसमें खरपतवार को किस प्रकार से हम कंट्रोल करें जो हमारे ज्वार की फसल है? जी, देखिए खरपतवार प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पे जो आपकी खरीफ की फसलें हैं जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश के हर फ्लैश के साथ में खरपतवार का जो है वो एकदम एक नया बढ़वार आती है। श्रेष्ठ ये रहता है कि बुआई के जस्ट बाद आप जो खरपतवार नाशी है जिसको हम बोलते हैं एट्राजीन नाम का एक खरपतवार नाशक है, उसकी आप करीब 1 किलोग्राम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या सक्रिय तत्व हम कहते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप उसको बुआई के बाद और आपका मतलब 24 या 48 घंटे के भीतर ही, जब तक आपकी फसल का जो जर्मिनेशन है वो नहीं होता, उस समय आप इस खरपतवार को दे सकते हैं। उसमें आपको शुरुआत में 20-25 दिन तक फिर आपके खरपतवार नहीं आएंगे, उस समय फसल थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक अगर आप उसके बाद में मैनुअल वीडिंग या अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा यांत्रिक विधि से। आजकल बहुत अच्छे छोटे उपकरण है, साइकिल वीडर देखा होगा आपने, कोनो वीडर देखा होगा, इनमें से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल पर खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें क्योंकि कई बार पशुओं के चारे के लिए भी हम आपने जो किस्म बताई उसका प्रयोग करते हैं। और एक समेकित खरपतवार प्रबंधन की और आप जाएं, आसपास में मेढ़ों पर सब जगह ही खरपतवार से आपका खेत मुक्त होगा, तो अंदर भी फसल के अंदर भी खरपतवार कम होंगे। बिल्कुल। तो नितेश जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप अपने खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मधुमक्खी पालन और मोटे अनाज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के हमारे पास लगातार पहुँच रहे हैं। आइए कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है कमल बोरा जी ने और इन्होंने पूछा है कि मधुमक्खियों को कौन से कीट प्रभावित कर सकते हैं और इनसे मधुमक्खियों को किस तरह से बचाएं? डॉक्टर ढाका जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके बहुत तरह के दुश्मन हैं, वो भी हमारे सामने आते हैं, उनसे हमें बचाना होता है। सबसे पहले जो मधुमक्खियों की बहुत दुश्मन होती है वो होती है चिड़िया। जैसे मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, अगर उनके जहाँ
बॉक्स रखते हैं, उनके आसपास अगर चिड़िया आ जाती है तो वो उड़ती उड़ती मधुमक्खियों को भी पकड़ लेती है और उन्हें खा देती है। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि उसके आसपास वो ना। दूसरे हमारे मधुमक्खी के दुश्मन होते हैं चींटियां, जो हमारे बॉक्स जमीन पे रखे रहते हैं। उन बॉक्स के जो जमीन पे जितना भी उनका टच रहता है, उनकी जो टांगे होती है बॉक्स की उसके साथ, तो उसके साथ साथ चढ़ के वो ऊपर हमारे बॉक्स के अंदर आ जाती है। तो इसका तो एक अच्छा उपाय ये होता है कि जहाँ जो भी चारों बॉक्स की जो चारों टांगे हैं, उन टांगों को हम किसी मिट्टी के बर्तन वगैरह में हल्का सा पानी भर के और उसके अंदर रख देते हैं, जिससे कि उस पानी में वो चींटियां पार नहीं हो पाती और उसमें नहीं जाती। उसके बाद एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं मोमी पतंगा। ये मोमी पतंगा जो होता है ये एक मोथ होता है, मतलब तितली जैसा देखने में लगता है। ये होते आता है और जो मधुमक्खियों के अंदर जो उसमें मोम लगा होता है उस मोम को खा देता है, तो जिससे पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और बहुत सारी मधुमक्खियों के बच्चे या जो अंडे वगैरह होते हैं उनमें नुकसान होता है। इसके बाद एक होता है शहदी पतंगा। वो क्या करता है कि वो मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाता है या बॉक्स के पास जाता है और उसमें से जो है शहद चूस के खा लेता है, इस वजह से नुकसान करता है। तो इस प्रकार से ये थोड़े से कीट हैं जो हमारे लगते हैं। बाकी और भी समस्याएं जैसे कुछ बीमारियां लगती हैं वो लगती हैं। बिल्कुल, तो बीमारियों के बारे में आगे बात करेंगे हम डॉक्टर ढाका। उम्मीद है कि कमल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किन किन कीटों से बचाना जरूरी है मधुमक्खियों को। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। MP राजकुमार जी इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? कोई खास सवाल इनसे जुड़ा हुआ? मोटे अनाज से जुड़ा हुआ क्या कोई खास सवाल है? मोटे अनाज की खेती। ठीक है, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर कपिला हमें बताएं कि मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं। आपने बताया कि खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है, बुआई का सही तरीका क्या होगा और किस तरह से खेती करें, ये बताएं। जी देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये जो मोटे अनाज है ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही बिल्कुल लाभ कमाने का सबसे अच्छा तरीका है और बहुत कमर्शियल लेवल पे इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स या बहुत ज़्यादा इसकी मांग भी ज़्यादा नहीं है। पानी की आवश्यकता कम होती है, खाद की आवश्यकता भी कम होती है और बीज भी इसमें कम मात्रा में ही लगता है। तो बाजरा की हम बात करें तो करीब अगर संकर आप किस्म ले रहे हो तो 2.5 किलोग्राम बीज चाहिए, अदरवाइज आप 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें बीज की आवश्यकता है। अगर हम सौरगम या इसकी बात करें ज्वार की, तो उसमें करीब 12 से 15 किलोग्राम अगर आपको दाना या ग्रेन पर्पज से आप उगाते हैं तो चाहिए, और अगर फॉडर पर्पज से है तो करीब 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज चाहिए। आपने बुआई का जो तरीका बताया उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने खेत के चुनाव की बात की, खेत के pH मान की बात की, खेत की तैयारी कैसे करें। तो जैसे मानसून आने से पहले ही आपका खेत खाली हो जाना चाहिए। ज़्यादातर हम इसको जिसमें रबी की फसल के बाद में 1-1.5 महीने का हमको समय मिलता है खेत की तैयारी करने का, उस समय आप 1 या 2 गहरी जुताई करें, उससे बारिश का पानी भी इसके अंदर अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है। 1 या 2 गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 कल्टीवेटर या उसके बाद पाटा लगा दें। तो ये उससे जब आपका खेत तैयार हो जाता है तो आप उसमें खाद की मात्रा का जो है, जो अगर आप सिंचित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं और आप एक इम्प्रूव्ड या संकर किस्म आप ले रहे हैं तो बाजरा और ज्वार दोनों के लिए ही करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 3 फसलों में जैसे अगर आप रबी खरीफ तीनों फसल ले रहे हैं या 2 फसल भी ले रहे हैं तो साल में 2 साल या 3 साल के अंतराल पे जिंक और फास्फोरस, जिंक और आयरन की भी जो आपको मात्रा है जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट के माध्यम से देनी चाहिए। अब जहाँ तक इसमें पंक्ति से पंक्ति की बात आती है तो सभी जो नॉर्मल वेराइटीज है उनके लिए 30 सेंटीमीटर, संकर किस्मों के लिए आप 45 सेंटीमीटर की दूरी भी रख सकते हैं। बाजरा क्योंकि एक टिलरिंग क्रॉप है तो प्लांट टू प्लांट मेंटेन नहीं करते, लेकिन ज्वार एक नॉन टिलरिंग क्रॉप है तो उसमें करीब आप 10 सेंटीमीटर के आसपास 2 जो है उसकी आप रखिए। खाद की हमने बात की तो नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में देना चाहिए, 2 भागों में भी कई बार दिया जाता है। आधी मात्रा बुआई के समय, आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद में दे। और बीज उपचार एक बहुत ही जरूरी है इन सभी के अंदर, तो आप बीज उपचार से लेके पोषक तत्व प्रबंधन, हमने खरपतवार की भी बात की। तो राजकुमार जी विस्तार से जान लिया आपने कि बुआई की उचित विधि क्या होनी चाहिए, इसके साथ ही किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें और बीज उपचार भी बेहद जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है आयुष आनंद जी ने रांची झारखंड से, और इनका सवाल है कि अच्छी क्वालिटी वाले शहद की क्या पहचान होती है। जी डॉक्टर ढाका बताएं।
उसके लिए जैसे एक तो मतलब हम कृषक लेवल पर जो हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हम हमेशा मधुमक्खियों का जितना भी आसपास का उनका बॉक्स है वो है उन सबको बिल्कुल साफ रखें, किसी प्रकार के बाहरी जो भी चीज है वो उसमें ना आने दें। और उसके साथ साथ जितनी अच्छी गुणवत्ता की फसलें होंगी आसपास, जैसे यूकेलिप्टस है या जामुन है या सरसों है, तो जिस प्रकार से जो सी फसलें होती हैं उस हिसाब से उसकी गुणवत्ता शहद की अच्छी होती चली जाती है। और बाकी शहद की जो गुणवत्ता जैसे आप देखते हैं तो वो तो हम जब उसका फिजिकल मतलब भौतिक रूप से उसका निरीक्षण करते हैं तो हमें अच्छी तरह से दिख जाता है। और कई बार बहुत सारे हमारे ऐसे जो लैब के टेस्ट भी जो प्रयोगशालाओं में ले जाकर उनका परीक्षण करते हैं कि ये शहद शुद्ध है या जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। कैलाश प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कैलाश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, सवाल ये है कि मधुमक्खी पालन में कितना खर्चा आता है? जी जी आइए और शहद के अलावा इससे क्या क्या प्राप्त होता है? ठीक है आइए जानते हैं जी डॉक्टर। जी पहला तो क्या था कि कितना खर्चा आता है, दूसरा शहद के अलावा और कौन कौन से उत्पाद इससे मिलते हैं? अच्छा जी, तो जैसे एकदम शुरुआत की बात है, आप जब मधुमक्खी पालन करने जाए, जैसे हमने प्रारंभ में अपने कार्यक्रम में बोला था कि कहीं ना कहीं से एक बार एक्सपोजर जरूर अपना कर लें, या तो कृषि विज्ञान केंद्र में या विश्वविद्यालय में या किसी कृषक के पास। उसके बाद ये जो एक बॉक्स होता है, ये लगभग एक बॉक्स पूरा मक्खी सहित हमें ये राज्य के हिसाब से या निर्भर कर सकता है, हमें लगभग 4 से लेकर 5,000 के बीच में एक मधुमक्खी का बॉक्स पूरी मधुमक्खी सहित हमें मिल जाता है। उसके बाद ये तो सिर्फ बॉक्स की कीमत है। उसके अलावा जैसे और हमें कुछ ग्लव्स चाहिए, हमें मास्क चाहिए, और हमें जो है जो शहद को निकालने वाली मशीन होती है वो भी 3-4 मधुमक्खी पालक मिलकर दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। और इसमें जो दूसरे प्रोडक्ट है, हमारा शहद तो मुख्य हो गया, उसके बाद हमारा जो है एक होता है मोम मधुमक्खी के छत्तों से निकलता है। इस मोम का प्रयोग जो है सिंपल मोमबत्ती बनाने में भी होता है, और इसके कुछ जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक इसमें निकलता है प्रोपोलिस, इसका भी प्रयोग जो है हम औषधीय उसमें करते हैं। उसके बाद एक होती है रॉयल जेली, रॉयल जेली क्योंकि छत्तों से निकलती है, इसका प्रयोग भी औषधीय किया जाता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली हर प्रकार की चीज जो है वो हमारे लिए लाभदायक है, और ज्यादा से ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन और हमारे औषधीय चीजों में इनका प्रयोग होता है। बिल्कुल। तो कैलाश जी विस्तार से जाना आपने कि किस तरह का खर्च आ सकता है मधुमक्खी पालन में, और साथ ही कितने तरह के उत्पाद हैं जिनकी बिक्री से आपको मुनाफा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर कपिला आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बताया हमें कि जब मोटे अनाज की खेती करते हैं तो वहाँ पर जल भराव की स्थिति नहीं होनी देनी चाहिए, क्योंकि इससे संवेदनशील होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सिंचाई की व्यवस्था है किसानों को, वो किस प्रकार से करनी चाहिए? हमने ये भी सुना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ भी आसानी से ये मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। जी, हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, मतलब क्लाइमेट के लिए आजकल जो भी चेंज आ रहा है, हम कहते हैं कि बारिश की अनसर्टेनिटी है, मॉनसून हो सकता है लेट आए, मॉनसून हो सकता है कि एक बार आने के बाद में दूसरी बारिश में लंबा अंतराल हो, हम जिसको ड्राई स्पेल कहते हैं। तो इन सभी के लिए ये जो है ये जलवायु समायुत्थान की जो फसलें हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा फसल विविधीकरण की जहाँ हम बात करते हैं कि पहले तो हम कन्वेंशनली जो क्रॉप्स ग्रो करते थे इनको छोड़ा, हम पूर्णतः धान और गेहूं फसल चक्र पर निर्भर हो गए। अब कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी जो प्रॉब्लम्स या सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर एड्रेस करती हैं। जल की मांग इनकी बहुत कम होती है सिंचित क्षेत्रों में, लेकिन हम तभी भी जो कुछ एक हम जिनको बोलते हैं कि क्रांतिक अवस्थाएं हैं, तो उसमें जल की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर इन फसलों में खरीफ के समय में मानसून से ही बारिश की जो उसकी आपूर्ति हो जाती है, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है। तो 2 अवस्थाएं हैं, एक तो फ्लावरिंग के समय यानी कि जब फूल आता है इन तीनों ही फसलों में, और दूसरा जब दाना भरता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रांतिक अवस्था है, उस समय जो नमी की कमी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उस समय आप इंश्योर करें कि अगर बारिश से पर्याप्त नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें एक हल्की सिंचाई आप दे सकते हैं। या फिर अगर आपका पूरी तरह से बरानी क्षेत्र है तो बरानी क्षेत्रों के लिए भी कुछ संस्तुतित किस्में हैं, तो जो जिसमें हाइब्रिड्स नहीं है, संकुल नहीं है, जो कन्वेंशनल वेराइटीज़ हैं उसमें वो है, तो उनका अगर आप प्रयोग करें तो उसमें ज़्यादा आपको
आपको पानी की आवश्यकता नहीं होगी, अवधि कम होती है, 90 से 100 दिन में पक जाती हैं और आपको अच्छी उपज देंगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए विजय कुमार वर्मा जी ने राजस्थान से। कोटा से ये लिखते हैं कि ये अपने खेत पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत न हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। डॉक्टर ढाका, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? जी जी, देखिए जाने की जरूरत तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपको बहुत इसके लिए इधर उधर घूमना है। मेन बात बस यही है कि पहले से अगर आपको जानकारी ले लेंगे, जितनी अच्छी जानकारी ले लेंगे उतना ही अच्छा आप मधुमक्खी पालन कर पाएंगे। जानकारी के लिए पहले हम बता चुके हैं कि अपना आप किसी किसानों के पास चले जाएं या अपने केवी में चले जाएं, विश्वविद्यालय में चले जाएं। उसके बाद अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खेत है और आप इनका पूरे वर्ष भर प्रबंधन कर सकते हैं कि हम अपने खेत पे ही हम ऐसी फसलें उगाते रहें कि हमें इसे मधुमक्खी को इधर उधर लेके नहीं जाना हो, तो बिल्कुल संभव है। आप उसके लिए पूरा एक आपको फसल चक्र दे दिया जाएगा कि आप जुलाई से लेकर अगले जून तक किस प्रकार से किस किस सीजन में कौन सी फसल लेंगे कि मधुमक्खी के लिए पर्याप्त जो है उन्हें नेक्टर मिलता रहेगा और आपके शहद उत्पादन भी अच्छी तरह से, यदि आप उसका वर्षों का भी मौसम के अनुसार ध्यान रखेंगे तो उत्पादन होता रहेगा। बिल्कुल। तो विजय जी, उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आइए कुछ सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है जगदीश प्रेम सिंह जाधव जी ने वाशिम महाराष्ट्र से। इनका सवाल है कि मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण और सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है क्या? जी डॉक्टर ढाका बताएं प्रशिक्षण और अनुदान के बारे में। हाँ जी हाँ, देखो प्रशिक्षण तो बहुत सरलता से आपके कृषि विज्ञान केंद्र में या आपके कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और जब भी आप चाहें एक बार जाकर उनसे संपर्क कर लें, या तो वो ऑन द स्पॉट भी दे देंगे, नहीं तो जैसे अगले 1-2 हफ्ते के अंदर जब उनका प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा होगा तब वो आपको सूचना करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी बात, जो हमारे राज्य सरकारों के एक लघु उद्योग जो विभाग होते हैं उससे जो है या खादी ग्राम उद्योग विभाग होते हैं उनसे जो है हमारे ये मधुमक्खी पालन के लिए आप चाहें तो ऋण की सुविधा भी है। उसके लिए आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट में आपके इसके अधिकारी होते हैं
उनसे जाकर के संपर्क करना होगा और ये बड़ी सरलता से मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पूंजी का आवश्यकता नहीं है और इसका रिक्रूटमेंट भी बहुत सरलता से हो जाता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर कपिला, मेरा अगला सवाल मोटे अनाज को लेकर भी है कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इससे प्रोसेसिंग से बहुत ज़्यादा किसान जुड़ रहे हैं, बहुत तरह के स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए जाहिर तौर पर पूंजी चाहिए, तो क्या किसी तरह की आर्थिक सहायता भी मिल जाती है? देखिए, शुरू से ही बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं जहाँ छोटे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इनकी खेती को बनाने के लिए। आप आजकल हम FPOs की बात करते हैं, और इवन आपने अगर आप पूसा विजिट करें तो हमारे यहाँ पूसा कृषि हाट नाम का एक जो कमर्शियल उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया है, उसमें खेतों से और किसानों से सीधे जितने भी प्रसंस्कृत उत्पाद हैं, जिसके अंदर बाजरा के और या ये जो मोटे अनाजों के बिस्किट्स हैं, केक हैं, पापड़ और ये सब चीज़ें हैं, ये सारे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक तरह से तो किसानों को संगठित होने की आवश्यकता है। अपना FPO बनाएं, अपना ब्रांड प्रोडक्ट लें, और पूसा संस्थान का ही एक KVK है जहाँ हम इसमें इनको प्रशिक्षण और ट्रेनिंग भी देते हैं कि कितने तरह के बाई प्रोडक्ट्स, आजकल तो आप देखिए कि जितने भी पास्ता हैं या नूडल्स हैं, इन सब के अंदर भी जो मोटे अनाजों का जो प्रयोग वो हो रहा है। तो ये तो इनडायरेक्ट है जहाँ फार्मर्स को खुद को अपना FPO बना के आप किसी भी तरह से अनुदान ले सकते हैं, छोटी आप प्रोसेसिंग मशीन लगा सकते हैं। और कितने ही उदाहरण हैं, जैसे चंदू गाँव में है पूजा शर्मा जी, उन्होंने सारे ही अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपने बिस्किट्स वगैरह उन्होंने सारे बनाए हैं। और कहीं ना कहीं जो एक ई-कॉमर्स या हाट करके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब में आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी होता है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जितने भी जो स्कूल्स हैं, इन सब में जो मिड डे मील का प्रोविजन है, उनमें भी आसपास के किसानों से ही ये जो आपके मोटे अनाज हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स लिए, ये जो आपका उत्पाद है वो लिया जाता है, और किसी न किसी रूप में ये बच्चों को पोषण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारे पास अभी भी एक सवाल आया है देवेंद्र जी का, जिनका ये सवाल है कि मोटे अनाज का प्रसंस्करण इकाई लगाने के बारे में बताएं और लोन कहां से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी अभी डॉक्टर कपिला ने जो जानकारी दी है, इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे और जान लिया होगा आपने कि लोन किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर ढाका, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि मौसम के अनुसार जो मधुमक्खी पालक है उन्हें अलग अलग बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि खास तौर पर बरसात का ये मौसम है और हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो कुछ खास सावधानियां जो किसानों को इस वक्त बरतनी चाहिए? जी, जो भी हमारे मधुमक्खी पालक किसान भाई इस समय, उन्हें बहुत सावधानी रखनी है कि बरसात का सीधा किसी भी तरह का पानी हमारे मधुमक्खी के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, या हम किसी ऐसे निचले स्थान पे या ऐसी जगह बाई चांस हमने लोकेशन ना रख दिया उन्हें कि नीचे से पानी उसमें ऊपर चढ़ने लगे। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और साथ साथ इस दिनों कोई फसलों की और उस तरह की तो ज्यादा समस्या नहीं है, मुख्यतः यही है कि आप किसी टेबल सेट के नीचे, या अगर ऐसे नहीं है तो ऊपर आप किसी भी तरह की कोई पॉलिथीन वगैरह लगा सकते हैं, या किसी भी तरह का पानी सीधे सीधे हमारे छतों में नहीं जाना चाहिए बरसात में, तो यही ध्यान रखें। बिल्कुल। और डॉक्टर ढाका, एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है, दर्शक ने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन सवाल ये भेजा है कि एपिस सेरेना इंडिका पालना चाहता हूँ, कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगी? जी जी, हमारे जैसे शुरुआत में रिपोर्ट में आपको बताया गया था कि मुख्यतः 2 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, एक तो एपिस सेरेना इंडिका और एक एपिस मेलिफेरा। ये दोनों हमारे भारत में बड़े अच्छे तरह से पाल ली जाती हैं। ये जो एपिस सेरेना इंडिका है ये हमारी भारतीय मक्खी है, और जो एपिस मेलिफेरा है ये हमारी यूरोपियन मक्खी है। तो अगर आप वैसे तो अच्छा रहेगा यूरोपियन मक्खी पाल देंगे, क्योंकि उसका जो है उत्पादन भारतीय के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर भारतीय भी आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको जो जैसे पहले बताया था कि या तो कुछ व्यावसायिक लोग जो मधुमक्खी अपना तैयार करके बॉक्स बेचते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा किसी प्रगतिशील किसान से जो भी अपना एक्स्ट्रा उनकी जो उपभोक्ता होती है उसे बेच सकते हैं, आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एस ढाका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कपिला, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की खेती जो किसान कर रहे हैं उन्हें किस तरह की कीट व बीमारियों से अपने फसल को बचाने की जरूरत है, कुछ खास जानकारी? बिल्कुल, कीटों से भी ज़्यादा बीमारी की समस्या ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है, इस मौसम में नमी होती है, बारिश होती रहती है, और ख़ास तौर पर फफूंद जनित बीमारियाँ जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तीनों ही सीरियल्स हैं, इसमें स्मट
और मतलब रस, दो जो समस्याएं बहुत होती है इसमें। आपने देखा होगा कि बाजरे के जो सिट्टा है उसमें आप देखेंगे कि ऐसे ग्लू के जैसा एक चीज आ जाती है, कई बार पूरा का पूरा वो है वो ही काला पड़ जाता है सिट्टा। तो ये सारी फफूंद जनित बीमारियां हैं। शुरुआत से ही आपको हम बीज उपचार की बात कर रहे हैं तो मेटालेक्सल नाम का एक जो है वो रसायन है जिससे आप बीज उपचार करें। उसके अलावा कैप्टान या थिरान नामक की जो आपकी फफूंद नाशक जो दवाएं हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आप उपचारित करके दे सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर ये बीमारियों की समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी खड़े खेत में अगर आपको इस तरह की कोई फफूंद जनित बीमारी दिखाई देती है तो उसमें आप प्रिकॉशनरी स्प्रे कर सकते हैं, बीमारी आने पर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें मैंकोजेब है और जिनैब है। इन सब की करीब आपको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप घोल बना के छिड़क सकते हैं। मेटालेक्सल की भी करीब 500 ग्राम मात्रा को आप 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करें तो इससे आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो 15 दिन के इंतराल पे आप 2 या 3 छिड़काव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही मोटे अनाज की खेती जो कर रहे हैं, प्रसंस्करण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि आमदनी भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। तो किस तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं जिनकी बहुत अच्छी मांग है, संक्षेप में? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने बात की आजकल जो कॉन्टिनेंटल फूड है, और आजकल तो आप किसी भी होटल में जाइए तो 5 स्टार से लेके कहीं पर भी मिलेट केक जो है बहुत पॉपुलर है। बिस्किट्स हैं जिसमें रागी के बिस्किट्स, बाजरा और इन सब के बहुत ही महत्वपूर्ण है। पास्ता, नूडल्स और इन सब में भी इसका प्रयोग है। और किसी न किसी फॉर्म में, मतलब अगर आप इसको कुछ भी नहीं तो मल्टीग्रेन आटा के उसके अंदर भी आप प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर कपिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से मोटे अनाज की खेती के जरिए आपको लाभ हो सकता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा समय चल रहा है क्योंकि बहुत अच्छी मांग निकल कर आ रही है। ऐसे में अगर इसकी खेती और प्रसंस्करण से जुड़ेंगे तो मुनाफे की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। साथ ही मधुमक्खी पालन के जरिए भी आप अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। साथ ही इस कार्यक्रम में बातचीत होगी शुष्क क्षेत्रों में अनार की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जुड़े रहें। साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी। अपने सवाल भी भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हमारे बीच में कृषि